हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में से है। 50 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के क्या क्या सोर्स है। ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या लिखा है। कॉन्फ्लिक्ट इज द नेचुरल फिनोमिना इन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑकर व्हेन इंडिविजुअल और अ ग्रुप हैव डिफरेंट गोल, इंटरेस्ट और वैल्यूज। कन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है? कन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप के गोल्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज जब एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं या मिलते जुलते नहीं हैं, तब वहां पे क्या होती है? डिसएग्रीमेंट होती है। और वही डिसएग्रीमेंट कन्फ्लिक्ट में अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि दो एम्प्लॉयज हैं, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉय ए है उसका कहना है कि हमें ट्रेडिशनल वे से एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, लाइक हमें टेलीविजन पे करनी चाहिए, हमें पोस्टर लगाने चाहिए, हमें पैम्पलेट बांटनी चाहिए। जो एम्प्लॉय बी है उसका कहना है कि हमें मॉडर्न तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए प्रोडक्ट की, लाइक हमें यूट्यूब पे डालना चाहिए, हमें क्या कहते हैं उसको, मोबाइल पे ईमेल के थ्रू डालनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हमें डिजिटली करनी चाहिए। ठीक है, तो उनका ये कहना है। ठीक है, तो अब ये देखा जाए कि दोनों ही जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय बी है, दोनों ही सही है। बट दोनों की जो सोच है, वो दोनों ने इसलिए क्यों चूज किया? क्योंकि दोनों की सोच अलग है। जो एम्प्लॉय ए है वो ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग सोच रहा है कि उसके लिए वो शायद सही है, जो वो उसमें कंफर्टेबल है। जो एम्प्लॉय बी है वो सोच रहा है कि मॉडर्न तरीके से सही है। अब क्या होगा कि इन दोनों की जो है डिसएग्रीमेंट हो रही है इस वे में। ठीक है, कि एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी के बीच में अगर इसमें मैनेजर इंटरफेयर ना करे या कोई भी चीज ना करे, तो वो कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट बाद में कंफ्लिक्ट में अराइज हो जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, हैव मैनेजर आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज अर्ली एंड अप्लाई इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज टू मेंटेन हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें ये लिखा है कि ये हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट हमें क्यों जानना है कि कन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है कि नहीं। अभी आपने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अब जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय बी में जब डिसएग्रीमेंट हुई, ठीक है, अगर उसमें उस टाइम पे अगर मैनेजर को सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट की नॉलेज होगी, अगर उसने पढ़ा होगा, तो उसे समझ आ जाएगा कि ये जो डिसएग्रीमेंट है ये उनके वैल्यूज को लेके, उनके गोल्स को लेके बीच में है। ठीक है, उनकी मैच नहीं हो रही। अगर इस वक्त भी इसे नहीं रोका गया, इंटरफेयर नहीं किया गया, तो ये बाद में डिसएग्रीमेंट कन्फ्लिक्ट में राइज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए बोला है कि हमें सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट होने की पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि मैनेजर को पता लग सके कि इस वक्त अभी हमें इंटरफेयर करने की जरूरत है। अगर मैनेजर को नॉलेज ही नहीं होगा तो मैनेजर सोचेगा अरे ये तो छोटी मोटी सी डिसएग्रीमेंट है, ये तो ऐसे ही है। वो क्या करेगा, कहेगा भाई तुम ही अपने में सुलझाओ, हमें तो बस आंसर लाके, मतलब प्रोजेक्ट लाके दे दो। तो अब क्या होगा, वो दोनों में कोई भी नहीं मान रहा है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। अब क्या है कि कोई एक किसी तरीके से मान भी जाएगा तो आगे हो जाएगा, तो दूसरे को हमेशा उसके लिए क्या कहते हैं उसको अलग गलत फीलिंग्स आ जाएंगी, या जैसे हम बोलते हैं कि उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि उस वो बाद में जाके कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। वो बेशक मैनेजर को नहीं दिख रहा, बट बाहर जब काम करेंगे, आगे टीम वर्क होगी या कोई भी चीज होगी, वो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से हेल्प नहीं लेंगे, पूछेंगे, तो क्या होगा, एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि फ्रेंडली होना चाहिए, सब एक दूसरे से बात करे, सब एक दूसरे से अच्छे से बर्ताव करे, तो वो चीज खराब हो जाएगी। तो वही चीज बोली कि मैनेजर को इस बारे में नॉलेज होने की जरूरत है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब आगे हम सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कौन कौन सी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास गोल डिफरेंस। ठीक है, conflict often when arise when employees or department have different or incompatible objective. ठीक है, for example the marketing team may aim for higher sale at any cost while the production team focus on quantity standard, creating tension between two department. goal difference से भी conflict arise होता है। मतलब जब आपके इंडिविजुअल या ग्रुप की, जब दो लोगों की जब गोल जो है वो अलग अलग है, ठीक है, तब भी कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है। जैसे कि अब देखो कि जो मार्केटिंग टीम है और जो प्रोडक्शन टीम है, ठीक है, दोनों बेशक जो डिपार्टमेंट वो अलग अलग है, बट दोनों डिपार्टमेंट कहाँ दोनों का मेन गोल क्या है। ठीक है, अब जो मार्केटिंग टीम है उसका मेन गोल तो ये है कि सेल बढ़ाए। ठीक है, अब उनपे ये तो नहीं है कि भाई वो सेल किस बेसिस पे बढ़ाए, वो सेल कैसे बढ़ा सकते हैं जब वो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो भाई एडवर्टाइजमेंट में सबको मालूम है कि कॉस्ट ज्यादा लगती है। ठीक है, अब वहीं पे देखा जाए तो जो प्रोडक्शन टीम है उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो प्रोडक्ट है उसका जो क्वालिटी है वो अच्छी रखे। ठीक है, क्वालिटी अच्छी रखे, पर क्वालिटी अच्छी लगने के लिए क्या रखता है?
पोस्ट लगती है, पोस्ट लगती है ना, तो उसको भी पैसा लगेगा। अब बात कहाँ अड़ रही है? अब प्रॉब्लम आप लोग बोलोगे कि भाई अब मार्केटिंग टीम अपना करे, प्रोडक्शन टीम अपना करे, गड़बड़ कहाँ है? कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज हो ही नहीं रहा, डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं रहा। बट अगर ध्यान से देखें तो देखो, जो मार्केटिंग टीम है या जो प्रोडक्शन टीम है, दोनों किसके लिए कर रही है? एक ही प्रोडक्ट के लिए कर रही है ना। मार्केट जो प्रोडक्शन है एक ही प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन टीम है, अगर वो मोबाइल की प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, मोबाइल की प्रोडक्शन कर रही है, तो मार्केटिंग टीम भी तो मोबाइल की ही एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना। तो जो कंपनी होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऐसे नहीं देती कि मार्केटिंग को दो, वो एक ही बजट तैयार करती है कि भाई तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, या तुम्हारे पास 50,000 का बजट है, तुम्हारे पास 35,000 का बजट, इतने में ही सारा काम करो। मतलब रॉ मटेरियल से लेके, परचेज से लेके, उसको एंड तक कस्टमर तक पहुंचाने तक का सिर्फ बजट उतना होता है। अब उस बजट को कैसे डिवाइड किया जाए, जो मतलब जैसे लगता है कि रॉ मटेरियल पे ज्यादा खर्चा होने की जरूरत है, तो हम थोड़ा सा बजट उस तरफ ज्यादा खर्चा कर देते हैं, या कहीं से कॉस्ट घट सकती है तो हम घटा देते हैं। अब प्रॉब्लम यहीं पे डिसएग्रीमेंट होगी कि दोनों एक ही करके लिए कर रहे हैं, ठीक है, मेन मोटिव भी यही है कि वो प्रोडक्ट हो सके, बट प्रॉब्लम इज द कॉस्ट। अब कॉस्ट दोनों की गोल अलग अलग है, दोनों का कॉस्ट से लेना देना नहीं, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कॉस्ट इन लोग की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब क्या होगा, जो मार्केटिंग टीम होगी वो बोलेगी कि भाई हम कॉस्ट क्यों कम करें, तुम अपना कॉस्ट कम करो। अब प्रोडक्शन टीम तो ये बोलेगी कि भाई हम रॉ मटेरियल नहीं अच्छा खरीदेंगे तो हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की खराब हो जाएगी, हम कॉस्ट क्यों खर्च करें। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों ही रॉन्ग नहीं है, बट दोनों के पास बजट नहीं है, ठीक है, तो कॉस्ट ज्यादा लगे, तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों डिपार्टमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है। मार्केटिंग टीम बोल रही है कि भाई मैं क्यों कॉस्ट कम करूं, मैं क्यों अपने ऊपर लगूं, मेरा काम है सेल बढ़ाना, मैं तो बढ़ाऊंगा, मुझे बोला है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो भी बोलेगी कि हमें भी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, मैनेजर ने बोला है कि अच्छी प्रोडक्ट दो, हम कैसे कॉस्ट कम करें, हम भी नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा कि बाद में कहीं ना कहीं जाके आगे जाके ये डिसएग्रीमेंट इतनी बढ़ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, रोल एम्बिग्यूटी। व्हेन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आर अनक्लियर और ओवरलैपिंग, एम्प्लॉयज में compete or resist takes leading to conflict. For example, two manager may claim authority over the same project, creating confusion and disagreement. अब रोल एम्बिग्यूटी समझ में आता है। रोल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपको जब रोल दिए गए, ठीक है, आपको जो भी अथॉरिटी दी गई वो अनक्लियर थी, आपको समझ ही नहीं आया कि आपका काम क्या था, ठीक है। और ओवरलैपिंग का भी मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब एक ही वक्त पे आपको दो काम करने पड़ जाते हैं, या एक काम दूसरे काम को ओवरलैप कर देता है, ठीक है। आप एक ही वक्त पे, और आप एक ही वक्त पे आपको मतलब ये भी काम करना है, आपको मतलब बच्चे के क्या कहते हैं उसको, आपको बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना है, और उसी वक्त आपको प्रोजेक्ट पे भी प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। तो क्या है, वो ओवरलैपिंग है आपका, ठीक है, वर्क एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कि आपकी एक तो अनक्लियर है, ओवरलैपिंग है, तो इससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएगा एम्प्लॉयज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल कि मैनेजर ने तो आपको काम बोल दिया, आपको क्लियर ही नहीं है कि आपका काम क्या था। अब क्या होगा कि जो दो एम्प्लॉयज है ना, वो दोनों की अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, वो दोनों लोग एक ही जो प्रोजेक्ट है, एक ही जो क्या कहते हैं उसको रोल है, एक ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए कह रहे हैं कि भाई मैं भी हूँ, और दूसरा कह रहा है मैं भी हूँ। तो उससे क्या होगा, वो बोलेगा कि तू झूठ बोल रहा है, वो बोलेगा कि तू झूठ बोल रहा है। तो क्या होगा कि अनक्लियर होगा, वो बोलेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा बोलेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि अब दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों जो एम्प्लॉयज है, उन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट राइज हो जाएगा। अब गलती किसकी, मैनेजर्स की, ठीक है, जो मैनेजर होगा या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्लियर नहीं की, या जैसे आप समझ लो कि उसने क्लियर की थी बट आपको समझ नहीं आया, तो आपने आगे से पूछा ही नहीं कि भाई मेरी ड्यूटी क्या थी। तो वही चीज हमेशा बोली जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसकी रोल क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसे नहीं पता है तो वो कंफ्यूजन होगा, बिकॉज हर कोई एक ही काम दोबारा दोबारा करेगा, या तो दो एम्प्लॉयज तीन एम्प्लॉयज बोलेंगे भाई ये तो मेरी ड्यूटी थी, वो बोलेगा कि ये मेरी ड्यूटी थी, और काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। और जब दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गई तो भाई वो तो कंफ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास रिसोर्स सेक्रेसी। लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक बजट, मैन पावर, इक्विपमेंट कैन कॉज कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट। सेक्रेसी ऑफ्टन ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट एज ईच ग्रुप स्ट्राइव्स टू सिक्योर द रिसोर्स दे नीड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। अब ये देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेट है। जैसे गोल डिफरेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आप ये वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो थर्ड वाले में, जो मैंने मार्केटिंग टीम वाला एग्जांपल दिया था, और प्रोडक्शन टीम वाला सेम आप इसमें लिख सकते हो। आप ये ध्यान से देखना, जो मैंने मार्केटिंग टीम और जो क्वालिटी में भी दिया, मैंने आपको बोला कि दोनों के गोल अलग अलग हैं, ठीक है,
उसका काम है कि सेल बढ़ाना और उसका काम है कि जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना। पर देखो ध्यान से कि दोनों को ही क्या, उसके लिए क्या लगेगा, उस दोनों के लिए उसको कॉस्ट लगेगी, मतलब कॉस्ट लगेगी, बजट लगेगा, मैन पावर लगेगी। ठीक है, यहाँ लिखा ना बजट, मैन पावर, इक्विपमेंट। वो किससे आएगा, आपको पैसा मिलेगा तब, आपका बजट होगा, आपके पास कॉस्ट होगी। अब प्रॉब्लम इज दैट जब दोनों के पास ही वो कॉस्ट लिमिटेड है तो वो सोचेगा भाई वो कॉस्ट मैं खींच लूं क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो बोलेगा कि वो कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा मैं खींच लूं कि मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और क्या है, कॉन्फ्लिक्ट राइज, वही चीज बोला है कि जब रिसोर्स कम होते हैं ना तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ compete करता है, एक दूसरे की तरफ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट राइज होने लग जाता है। बिकॉज वो सोचता है कि भाई उतने बजट में मैं भी अपना गोल अचीव कर लूँ, वो सोचता है कि मैं भी अपना गोल अचीव कर लूँ, क्योंकि गोल तो सबको अचीव करना है। अगर गोल नहीं अचीव करोगे तो भाई ऑर्गेनाइजेशन आपको काम पे नहीं रखेगी। अगर आपको बोल दे कि सेल बढ़ानी है तो आपको सेल बढ़ानी ही बढ़ानी है, पर आपके पास कॉस्ट ही नहीं है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट से खींचोगे ना। अब इसमें अब हर बार मैनेजर को थोड़ा, तो वही चीज है कि आपके पास अगर रिसोर्स भी कम हो तब भी डिसएग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको सर्वाइव करने के लिए, आपको अपना गोल अचीव करने के लिए आपको लड़ना ही पड़ता है। जब आप लड़ते हो तो भाई फिर कंफ्लिक्ट तो राइज होता ही है। फोर्थ है हमारे पास डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीफ। एम्प्लॉयज हैव डिवर्स कल्चर बैकग्राउंड, पर्सनल वैल्यू एंड बिलीफ्स। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज व्हेन दीज डिफरेंस अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, एथिक्स और वर्क प्रैक्टिस सच एज डिसएग्रीमेंट ओवर एक्सेप्टेबल वर्क प्लेस बिहेवियर और प्रायोरिटीज। अब देखो फोर्थ क्या है कि उसने बोला कि जब आपके वैल्यूज, आपकी वैल्यूज या एम्प्लॉयज की वैल्यूज है, उसकी जो मान्यता है, उसका जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है या जो वर्क है या जो उसका वहां का एनवायरनमेंट उससे अलग है, तो कहीं ना कहीं वहां पे डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वहां पे कैसे है, जैसे अब फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपको ये सब प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, अब मान लो कि जो एम्प्लॉय है वो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव ही नहीं करता और उसको प्रोजेक्ट दे दिया कि मतलब उसे या तो ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाओ कि जिसमें कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट भी आए, और या उसे ऐसा कर दिया कि भाई वुमेन्स की टीम में ही डाल दिया, मतलब जहां बेचारा एक दो थे वहां पे उसको वुमेन्स के डाल डाल दिया कि आपकी टीम अब किसके साथ है, वुमेन एम्प्लॉय के साथ है। तो अब क्या होगा कि एक तो वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव नहीं करता, एक वो वुमेन एम्प्लॉय के साथ ही काम कर रहा है। तो क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं वो जो वुमेन बोलेगी ना उसको उसकी बात, मतलब एक समझनी तो अलग बात है, वो सुनना ही नहीं चाहेगा, उसको ईगो पे रहेगी। तो क्या है, वो हमेशा उसको सिर्फ डिसएग्रीमेंट करेगा, या अगर वुमेन ने अच्छा कर दिया तो वो उसको अच्छा नहीं लगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए नेगेटिव थॉट या बुरी चीजें अपने दिल में रखना शुरू कर देगा। तो क्या है, वो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट की भी बात हो रही है, अगर उसे प्रोजेक्ट भी ऐसा मिल गया कि भाई आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट, तो वो बना नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी बैकग्राउंड ही नहीं। आपको कोई चीज बोल दे कि आप अगर वेजिटेरियन हो, ठीक है, और आपको बोलते हैं भाई नॉन वेज की नॉलेज लेके आओ या नॉन वेज, तो आप कभी नॉन वेज आपने खाया नहीं, वेजिटेरियन है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई नॉन वेज में क्या क्या होता है, क्या क्या फ्लेवर होता है। वही नॉन वेज के लिए भी है, वैसे तो नॉन वेज वाले वेजिटेरियन खा ही लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, जब आपकी बिलीव्स, आपकी वैल्यूज, आपकी सोच, आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन से मैच नहीं करती तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। Fifth point is communication problem. Poor communication, misunderstanding, or lack of information can lead to conflicts. Misinterpreted instruction, rumor, or insufficient feedback often create tension and distrust among team members. ठीक है, अब communication तो बहुत जरूरी है। आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी कर लो, ऑर्गेनाइजेशन में communication होना बहुत जरूरी है। ठीक है, effective communication is very necessary. अब देखो अगर communication बेकार होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो भाई इंफॉर्मेशन की भी कमी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप वो उसने कोई कम्युनिकेशन बोला, आपको वो कोई इंस्ट्रक्शन दी और इंस्ट्रक्शन आपने कम्युनिकेशन सही नहीं था, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्शन आप सही से समझ नहीं पाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रूमर्स फैल जाती हैं। ठीक है, कई बार फीडबैक नहीं सही आ पाता, कम्युनिकेशन में कोई ना कोई किसी भी वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय के बीच में डिस्ट्रेस आ जाएगा, जैसे टेंशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कई बार ऐसे होता है ना कि हम नॉर्मली कोई बात करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में या हम कहीं फैमिली मेंबर्स में, तो हम नॉर्मली कई बार बात करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बातें ओवरलैप हो जाती है। जैसे कई बार हमारी सोच नहीं मिलती है, कई बार हम बातें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब जैसे व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे इमोशंस नहीं होते ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं आपको आपको मैं सही एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप देखो, अब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो व्हाट्सएप पे इमोशंस नहीं कोई शो करता। ठीक है, कर नहीं सकता, जैसे कॉल्स पे कर लिया तो वॉइस पे भी कहीं ना कहीं का आवाज से पता लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपने मजाक में बोली कोई चीज, जोक, एज अ जोक ले ली, बट सामने वाले को तो समझी ना कि ये जोक था, तो उसने बोला कि भाई इसने तो ताना मारा,
तो वो क्या है, वो मिस कम्युनिकेशन हो गया। आपने कोई मैसेज भेजा, आपने एज अ जोक भेजा, पर उसने क्या इसको से इंटरप्ट किया एज अ ताना, तो वो क्या करेगा, वो फिर आपसे गुस्सा हो जाएगा। आप अगले दिन जाओगे तो वो बात नहीं करेगा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। फिर आपको लगेगा कि भाई ये तो बेमतलब का एटीट्यूड दिखा रहा है, बेमतलब कैसे कर रहा है, फिर आप भी रूठ जाओगे। ठीक है, अगर आप मनाने की भी कोशिश करोगे तो फिर भाई वो ऐसे बोलेगा कि तूने मेरा ताना मारा है, तो फिर आप उसको अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करो। जब आप अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करो तो वो अलग, फिर वो क्या होगा ना कि आप दोनों में एक लड़ाई पड़ जाएगी, आप दोनों में कंफ्लिक्ट राइज हो जाएगा, बिकॉज मिसकम्युनिकेशन। अब गलती तो किसी की नहीं थी, उसने जोक में भेजा, आपने नोटिस किया, बिकॉज वो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप इमोशन नहीं भेज सकते। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज सीरियसली बोल रहे हैं, हम किसी के कंसर्न में बोल रहे हैं, पर सामने वाले को लग जाता है यार ये तो मजाक कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है सिचुएशन का, बिकॉज वो जो वे है मैसेज भेजने का, वो कहीं ना कहीं इमोशन शो नहीं कर सकता। हम इमोजीज पे कई बार लगाते हैं, तो इमोजीज भी करेक्ट इमोशंस हमारे शो नहीं कर पाते, तो उससे क्या है कि कम्युनिकेशन वो प्रॉब्लम है। तो आपको मैं आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से कैसे हो सकता है। ठीक है, अब सिक्स है इंटरपर्सनल डिफरेंस। पर्सनैलिटी क्लैशेस, ईगो कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस इन वर्क स्टाइल बिटवीन इंडिविजुअल कैन जनरेट कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ डिटेल ओरिएंटेड एम्प्लॉयज may get frustrated with a colleague who prefer quick less structured work methods। अब आपको मैं बता देती हूँ, इंटरपर्सनल डिफरेंस जब जब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई वैल्यूज बिलीफ है, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, तो सबको मालूम है कि अगर इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं तो हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। तो आफ्टर ऑल हर किसी की पर्सनैलिटी, हर किसी की माइंड सेट, हर किसी का वर्क करने का डिफरेंट, हर किसी का हर एक चीज अलग होगा। ठीक है, तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप स्कूल में हो या आप कॉलेजेस में हो, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो, तो आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे होंगे। आप क्लास छोड़ो, आप अपना ही ग्रुप सर्कल देख लो, ठीक है, फ्रेंड्स का। तो उसमें अगर आप मान लो कि 4-5 हो, तो अब 4-5 जो बच्चे होंगे तो सब एक जैसे थोड़ी ना होंगे, उनका पढ़ने का स्टाइल एक जैसे थोड़ी ना होगा। अब जो आप हो, आपका क्या पता स्टाइल हो, क्या वो शॉर्ट में पढ़ते होगे, जैसे सिर्फ हेडिंग 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 पढ़ लिया, अंदर का खुद लिख लिया। जो दूसरा बच्चा है वो भाई अंदर के एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में पढ़ता होगा। तीसरा बच्चा होगा, वो क्या करेगा कि हेडिंग्स भी नहीं वैसे पढ़ता होगा, अपनी तरफ से हेडिंग्स भी बना देता होगा। ठीक है, तो चौथा जो होगा वो ऐसे लिख लिख के पढ़ता होगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम इज दैट, क्या है इसमें प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम इज ठीक है कि उसको तो सिर्फ प्रोजेक्ट से मतलब है, काम करने से मतलब है, बट प्रॉब्लम तब राइज होगी जब आप तीनों को या आप चारों को एक ही प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाएगा। और मैडम ने बोल दिया कि भाई आप चारों ही काम करो, आपको एक क्वेश्चन दे दिया और बोला कि भाई ये टॉपिक था, क्रिएट करके लेके आओ। ठीक है, आपको कल जाके प्रेजेंट करना है। अब प्रॉब्लम इज दैट आएगी कि आप जब चारों एक साथ बैठोगे ना, जब आपको एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, तो जो इंसान पॉइंट्स खुद मतलब खुद बना के लिखता था, वो क्या करेगा ना, वो नेट से जो आप प्रोजेक्ट, वो बोलेगा नहीं यार ऐसे मत पढ़ो, खुद से लिख लो। तो जो ऐसे लिख लिख के करता हो कहेगा यार मेरे को भी टाइम लग रहा है, मेरे को पहले लिखने दो। तो आप क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, आपकी डिसएग्रीमेंट के ऊपर। आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्विक पढ़ना पसंद है, आपको कोई डिटेल में पढ़ाने लग जाएगा, तो भाई आप ऐसे होगे कि बस कर दे भाई। तो वो चीज क्या होगी, डिसएग्रीमेंट हो, फ्रस्ट्रेशन होगी। जब फ्रस्ट्रेशन होगी तो आप कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको, कन्फ्लिक्ट राइज होगा, डिसएग्रीमेंट हो गया, बोलोगे यार रहने दे, इससे अच्छा तो मैं अकेला मैम प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा तुम लोग साथ। तो फिर वो बोलेगा मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, फिर क्या आप दोनों आप ग्रुप्स में सर्कल्स में नहीं बनेगी जब तक आप एक दूसरे से मैनेज नहीं करोगे। आप ये नहीं करोगे कि भाई चल कोई नहीं, मैं थोड़ा पेशेंसली वेट कर लेता हूँ, तो पहले समझा ही ले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। सेवंथ पॉइंट इज लास्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। Change must such as new policies, restructuring, merge or technological adoption can cause resistance or anxiety among employees, leading to conflicts between thus supporting the changes and thus resisting it। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत इजीली बहुत अच्छा देती हूँ, जो स्कूल लाइफ में सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक बच्चा वो जो क्लास में बहुत पढ़ाकू होता है, ठीक है, जो मतलब सब कुछ रट के आता है। ठीक है, अब क्लास में जिसको टेस्ट आता है ना, वो पहले ही मैडम को बोल देते मैडम आज ना आपने टेस्ट लेना था। ठीक है, और जो बच्चे नहीं पढ़ के आते ना, तो उनको बड़ी खुंदक चढ़ती है कि आप टेस्ट कैसे बोल दिया, टेस्ट क्यों बोल दिया। तो एक तो बेचारे देने के बाद में ना उन्हीं बच्चों पे चढ़ते हैं कि तुम लोगों ने क्यों बोला। मतलब लेक्चर आने से पहले भी उनको पहले से समझा दिया जाता है कि बोलना नहीं, कि टेस्ट है आज, अगर मैडम भूल गई तो भूल गई। और अगर मैडम भूल भी जाती है तो उन लोगों को पता नहीं क्या होता, वो खड़े होकर बोलते थे मैम टेस्ट था। तो ये क्या है कि ये कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हो जाती है, कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है। वही चीज बोली कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज में भी ऐसा ही होता है। कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यू पॉलिसी लाती है, न्यू प्रोडक्ट लाती है, तो उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो खड़े करके कहते हैं यस मैम वाले कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम करेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो डरते हैं, जिनको नहीं आता, तो वो लोग ना गुस्सा करते हैं कि क्यों बोला। तो उसमें क्या है कि कंफ्लिक्ट राइज होता है, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो दूसरा ग्रुप अपने आप को डिफेंड करता है, तो उससे क्या कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है। ठीक है,
अब next, last is conclusion. Conflict is in organization emerge from goal difference, role ambiguity, source, values, belief difference, communication problem, interpersonal difference, and organization change. Identify these source, allow manager to proactive address conflict, foster collaboration and maintain a productive work environment. अब conflict क्यों राइज हो सकता है? आपको पता लग गया, गोल डिफरेंस अलग अलग हो, ठीक है, दोनों के उद्देश्य अलग हो, रिसोर्स की कमी हो तो रिसोर्स उन्हें चाहिए होता है, ठीक है, रोल्स अनक्लियर हो, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, इंटरपर्सनल डिफरेंस हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज में हो गया, इन सब की वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्या है कि इन सोर्सेस को जो मैनेजर है ना उसको पहले से ही एड्रेस करना उसको जरूरी है, ठीक है, ताकि वो सही से उन लोग के लिए सही स्टेप ले सके, मैं सही कॉन्फ्लिक्ट मैनेजिंग स्ट्रेटजीज यूज कर सके ताकि वो वर्क एनवायरनमेंट सही बन सके। जैसे ठीक है, तो जैसे गोल डिफेंस में था, ठीक है, गोल डिफेंस में अगर दोनों का गोल गलत था तो मैनेजर को जो गोल अलग अलग था तो मैनेजर को इंटरफेयर करना चाहिए था। मैनेजर बोल सकता था कि भाई आप दोनों एक मिक्स रास्ता निकालो, या मैनेजर खुद बोल सकता था कि तुम दोनों ही अपना जो एडवर्टाइजमेंट का वे है मुझे अपलोड कर दो, मैं देख लूंगा, या वो ये बोल सकता था कि तुम दोनों में से उसका सिलेक्ट होगा जिसका खर्चा कम पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे वो बोल सकता था। अगर वो ऐसे बोल देगा तो उन दोनों में कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा, उन लोगों का मैनेजर ने बोला, ठीक है, जब रिसोर्स की कमी हुई, अगर दोनों की नहीं बन रही, कंफ्लिक्ट अराइज, तो मैनेजर को आगे आना चाहिए था। मैनेजर को आगे आके ये बोल सकता था कि भाई कोई नहीं, मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंट से, या हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो वही चीज बोली कि मैनेजर को पता होते रहना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम अराइज होने वाली है। वो बोलते हैं ना कि जिस चीज का पता ही नहीं है वो चीज होने लग जाए तो उसे हैंडल करना प्रॉब्लम है, बट आपको अगर पता है कि ये चीज हो सकती है तो उसके लिए अर्लियर स्टेप लेना इजी हो जाता है और काफी नुकसान भी कम होता है, ठीक है। तो ये चीज बोलिए। अगर आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।